नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम जो हमारा दूसरा लेसन है विज्ञान का उसका दूसरा पार्ट करेंगे। इससे पहले हमने इसके द्रव्यमान विलयन की जो द्रव्यमान प्रतिशत है वो ज्ञात किया, आयतन प्रतिशत ज्ञात किया, उसका सूत्र देखा। आज हम निलंबन क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे और आगे का लेसन शुरू करेंगे। तो क्रियाकलाप 2.2 में समूह 6 के द्वारा पाया गया विसंगायित घोल जो ठोस द्रव में प्रक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। यानी द्रव और ठोस को मिला दिया जाए तो जो हमारे पास घोल प्राप्त होता है वो क्या होता है, निलंबन होता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि से निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। निलंबन के गुणधर्म क्या हैं? तो यह एक विषमांगी मिश्रण है। क्या है? यह एक विषमांगी मिश्रण है। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इस कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है और विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकाश का फैलना। कोलाइडल विलयन क्या है? कोलाइड क्या है? देखिए, क्रियाकलाप 2.2 के समूह द के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइड या कोलाइडल विलयन कहा जाता है। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। जैसे तेल और जो जल है उसको मिला दिया जाए तो वो कोलाइड हो जाता है। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण ये मिश्रण समांगी प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तविक में ये विलयन विषमांगी मिश्रण होते हैं। जैसे दूध में क्या होता है कि क्रीम यानी कि घी मिला होता है। इसके अंदर देखिए क्या होता है कोलाइड। सामान्य उदाहरण है द्रव और गैस यदि मिला हो, द्रव और गैस मिला हो तो एरोसोल बोला जाएगा। इसके उदाहरण है कोहरा, बादल, कुहासा। कोहरा जो होता है वो गैस और द्रव दोनों ही मिश्रित होते हैं। इसी प्रकार से देखो ठोस और गैस दोनों को मिला दिया जाए तो वो भी एरोसोल ही होता है। जैसे धुआं, स्वचालित वाहन का निथार जो होता है धुआं, उसमें क्या होता है कार्बन ठोस होता है और CO2 गैस होती है, तो इसी कारण से इसको एरोसोल बोला जाता है। यदि गैस और द्रव को मिला दिया जाए कि गैस ज़्यादा है, द्रव क्या है, गैस कम है, द्रव क्या है, ज़्यादा है। जैसे फोम, शेविंग क्रीम, उसके अंदर द्रव ज़्यादा होता है, गैस क्या होती है, कम। द्रव को मिला दिया जाए तो इमल्सन, जैसे दूध, फेस क्रीम, ये क्या होते हैं, द्रव और द्रव मिले होते हैं। ठोस और द्रव, ठोस कम है, द्रव क्या है, ज़्यादा। ठोस कम है, द्रव ज़्यादा है तो उसे हम सोल बोलेंगे। जिसे कीचड़ में क्या होता है, द्रव ज़्यादा होता है और ठोस कम। मैग्नीशियम मिल्क भी बोलते हैं, ये इसका उदाहरण है। यदि गैस कम है और ठोस ज़्यादा है, गैस क्या है, बिल्कुल ही कम मात्रा में है, ठोस क्या है, ज़्यादा है। जैसे हम कह सकते हैं फोम। रबड़ में क्या होता है, गैस कम होती है और ठोस ज़्यादा। स्पंज, जो सीट के अंदर स्पंज आता है वो। प्यूमिस, और द्रव कम है, यदि ठोस ज़्यादा मिला दिया जाए तो जेल, जैसे जेली, पनीर, मक्खन। ठोस को मिला दिया जाए ठोस सोल, जैसे रंगीन, रत्न पत्थर, दूध या कांच। ये भी किसका उदाहरण है, ठोस सोल का उदाहरण है। तो शुरू करते हैं ऊपर लेसन कि कोलाइड कणों के छोटे आकार के कारण हम इन्हें आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश की
किरण को आसानी से फैला देते हैं। जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा, प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव, कौन सा? टिंडल प्रभाव कहलाता है कि प्रकाश की किरण का जो फैलना है वो कौन सा प्रभाव होता है? टिंडल प्रभाव। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तो हम वहाँ पर टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं कि उसके जो प्रकाश की किरण होती है उसके अंदर हम देखते हैं कि धूल के कण उड़ रहे होते हैं, वो हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो वही क्या है? टिंडल प्रभाव है। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है तो वहाँ हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। जिस तरह से ये देखो चित्र के अंदर दिखाया गया है, ये टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। अब कोलाइड के क्या गुणधर्म हैं वो देख लेते हैं। यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये कण पृथक रूप में आँखों से नहीं देखे जा सकते। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैला देते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब इसको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण जल में बैठ जाते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीकी क्रियाकलाप 1.25 द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। कोलाइड विलयन परिक्षिप्त परावस्था या परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षेपक कण जो कि कोलाइडल रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त परावस्था कहते हैं तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त परावस्था निलंबन रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। कोलाइड को परिक्षेपण माध्यम ठोस, द्रव या गैस की अवस्था और परिक्षिप्त परावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। जैसे सारणी 2.1 में कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं। कहाँ दिए गए हैं? तो ये जो हमारे पास इसकी सारणी है, ये जो इसकी सारणी है ये इसके अंदर दिखाई गई। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण हम पढ़ चुके हैं कि प्राय प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां उपयोग में लाई जाती है। पृथक करने से मिश्रण को प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। विषमांगी मिश्रण का साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे हाथ से चुनकर छन्नी से छानकर जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। कभी कभी मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकों का प्रयोग में लाया जाता है। रंग करने वाले घटक या डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक कर सकते हैं। क्रियाकलाप 2.4 आधा बीकर जल लें। बीकर के मुख पर वाच गिलास रखें। कुछ बूंदें शाही वाच गिलास पर डालें। अब बीकर को गर्म करना शुरू करें। हम शाही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं करना चाहते। आप देखेंगे कि वाच गिलास से वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण होने तक गर्म करना जारी रखें। जब वाच गिलास पर कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है तब हम उसे गर्म करना बंद कर देते हैं। इसे ध्यान से देखें और प्रेक्षित करें। जैसे ये देखें कि इसके अंदर जल लिया है, बीकर के अंदर उसको गर्म किया है और उसके ऊपर वाच ग्लास रखकर और उसके अंदर स्याही रख दी। तो हम पाते हैं कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। इस तरह से हम विलायक से विलय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं कि दूध जो है
उससे क्रीम को कैसे पृथक किया जाता है। आजकल हम बाज़ार में संपूर्ण यानी कि फुल क्रीम, टॉट, डबल टोन प्रकार के दूध पॉलीपैक तथा टेट्रापैक में पाते हैं। दूध के इन प्रकारों में भिन्न भिन्न मात्रा में वसा होती है। क्रियाकलाप 2.5 एक प्रकनली में थोड़ी मात्रा में संपूर्ण क्रीम युक्त दूध लें। अब केंद्रीय यंत्र से इसे 2 मिनट तक अपकेंद्रित करें। अगर स्कूल में यह यंत्र उपलब्ध नहीं है तो यह प्रयोग आप घर पर रसोई में प्रयोग होने वाली मदनी या मिक्सी से भी कर सकते हैं। यदि नज़दीक में कोई मिल्क डेयरी है तो वहां जाएं और पूछें। वे क्रीम को दूध से कैसे पृथक करते हैं, वे दूध से पनीर कैसे बनाते हैं। कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि ये छानक पत्थर से बाहर निकल आते हैं। इन कणों को पृथक करने के लिए छानन विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसे मिश्रणों का अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेजी से घुमाया जाता है तब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर ही रह जाते हैं। अनुप्रयोग जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच में, डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में, कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने में। 2 अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं कि घुलनशील ही नहीं है उसको कैसे पृथक करेंगे। आइए क्रियाकलाप 2.6 देखें। आइए कीप के प्रयोग में मिट्टी के तेल को जल से पृथक करने का प्रयास करें, क्योंकि मिट्टी का तेल और जल कभी आपस में मिलते नहीं हैं, तो इसको अलग करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को एक पृथक कीप से में डालें। कुछ देर तक इसे शांत छोड़ दें ताकि जल तथा तेल की पृथक परत तैयार हो जाए। पृथक कीप के स्टॉप कॉर्क को खोलें और सावधानीपूर्वक नीचे वाले जल की परत को निकाल दें। कि ये देखो, ये हमारे पास स्टॉप कॉर्क की एक उपकरण है। इसके ऊपर से हमने जल डाला और मिट्टी का तेल डाला। मिट्टी का तेल ऊपर है, जल जो है वो नीचे है। इसके नीचे से नली जुड़ी होती है जिसे घुमाकर जो नीचे का द्रव है उसको निकाल लिया जाता है और ऊपर का द्रव जो है वो पृथक कर लिया जाता है। अनुप्रयोग क्या है, तेल और जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में इसका अनुप्रयोग है। धातु शोधन के द्वारा लोहे को पृथक करने में इस विधि के द्वारा हल्के स्लेग यानी कि धातुमल को ऊपर से हटा लिया जाता है और भट्टी की निचली सतह पर पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता है। सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों से पृथक हो जाते हैं। नमक और कर्पूर के मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि कर्पूर को गर्म करने पर यह ठोस अवस्था से सीधे ही किसमें, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार उन मिश्रणों जिसमें उद्रुपातित हो सकने वाले अवयव होते हैं उन्हें उद्रुपातित न होने योग्य अशुद्धियाँ इस प्रकरण में नमक से पृथक करने के लिए उद्रुपातन की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। अमोनियम क्लोराइड, नेपथलीन, एंथ्रासाइन इत्यादि उद्रुपातित होने योग्य ठोस पदार्थों के कुछ क्या हैं, उदाहरण हैं। जैसे देखो, ये ऊपर रुई लगा दी जाती है, कीप को उल्टा रख दिया जाता है, इसको गर्म किया जाता है तो जो कर्पूर होता है वो वाष्प बनकर उड़ जाएगा और यहाँ साइडों में चिपक जाएगा और जो शेष हमारा जो नमक है वो शेष बच जाएगा। क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है? जो काली स्याही में जो डाई है वो एक ही रंग है। चाणक्य पत्र की एक पतली परत लें। इसके निचले किनारे पर 3 सेमी ऊपर पेंसिल से एक रेखा खींच लें। उस रेखा के बीच में जल में घुलनशील काली स्याही की 2 बूंदें डालें। इसे सूखने दें। जार, बीकर या प्रकनली में जल लें। इसमें इस छानक कागज को इस प्रकार रखें कि वह जल। तो बच्चों, आज हम यहीं तक करेंगे।
इसके आगे का जो लेसन है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इसका फर्स्ट जो लेसन है वो कंप्लीट हो गया है। इसके दूसरे लेसन के 2 वीडियो भी बनकर तैयार हैं। तो आप फर्स्ट लेसन के जो प्रश्न उत्तर मैंने सेंड किए हैं वो अपना होमवर्क करें और उसका फ़ोटो खींचकर ग्रुप में भेजें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।